हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। हमने लास्ट क्लासेस में इंडियन डांसेस और इंडियन म्यूजिक के बारे में देखा था। 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के। तो आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स का। दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड टू यू बाय मी प्रियदर्शना जैन। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन ड्रामा एंड इंडियन थिएटर। देखिए, भारत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि 70% जो नाट्यशास्त्र है वो ड्रामेटर्जी से डील करता है। तो वहाँ पर डांस, म्यूजिक सबका जिक्र आता है। तो सारी इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स जो है वो नाट्यशास्त्र से अपना ओरिजिन लेती हैं। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइम पे फेस्टिवल्स, फेयर्स, रिचुअल ऑफरिंग्स, सेलिब्रेशन होते रहते हैं। और इन सब ओकेजन के ऊपर कॉमन मैन के सोशल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करने के लिए थिएटर्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो थिएटर्स जो होते हैं उनका बड़ा सोशल रूप होता है, वो बहुत रीजनल होते हैं और वहाँ पर इंडिविजुअल के रोल को इम्पोर्टेंस दी जाती है रीजनल थिएटर्स के अंदर। और प्ले जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। 2 तरीके का प्रोडक्शन होता है। एक होता है लोकधर्मी रियलिस्टिक प्रोडक्शन, जिसे हम फोक थिएटर कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरा होता है नाट्यधर्मी। नाट्यधर्मी जो है वो कन्वेंशनल है, विच इज प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्ले थ्रू द यूज ऑफ स्टाइलाइज्ड गेस्चर, सिंबलिज्म एंड कंसिडर्ड मोर आर्टिस्टिक देन द रियलिस्टिक, जिसमें आर्ट फॉर्म जो है उसको रियलिस्टिक से ज़्यादा उसके अंदर स्टाइल को ऐड किया गया है। वो नाट्यधर्मी होता है, जिसमें नाटक का जो रोल है वो ज़्यादा होता है। तो वो कन्वेंशनल थिएटर होते हैं नाट्यधर्मी के अंदर जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये 2 तरीके के थिएटर का जिक्र जो है भारत मुनि ने किया है। थिएटर इन इंडिया हैज़ एनकम्पास्ड ऑल द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के जितने भी फॉर्म्स हैं, म्यूजिक, डांस, मूवमेंट्स, पेंटिंग्स, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व रहता है। और कलेक्टिवली हम इन सबको नाट्य या थिएटर कहते हैं। थिएटर जो है इंडिया में जब स्टार्ट हुआ तो नरेटिव फॉर्म उसके अंदर ज़्यादा रोल प्ले करता था। नरेटिव फॉर्म के कुछ इंटीग्रल कैरेक्टर होते हैं, रिसाइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें थिएटर के अंदर इन्वॉल्व होती है। और इंडिया का जो थिएटर है उसे हम कह सकते हैं कि हमेशा से थिएट्रिकल ही रहा है। मतलब उसमें थिएटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, नरेशंस जो होते हैं, वो पूरी तरीके से हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। 3 तरीके के थिएटर का जिक्र आता है। क्लासिकल थिएटर होते हैं जो कि संस्कृत में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे हमने कालिदास का देखा था, मेघदूतम लिखा हुआ है लिटरेचर, और वही मेघदूतम को जो है ड्रामा है वो और ड्रामा के रूप में परफॉर्म किया जाता है। और फोक थिएटर होते हैं। फोक थिएटर ट्रेडिशनल थिएटर्स होते हैं जो कि रीजनली अलग अलग एरियाज़ में परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न थिएटर आते हैं। तो ब्रिटिश के आने के बाद ये जो फोक है, क्लासिकल है, इन सबको मिला जुला के मॉडर्न थिएटर बनाए गए। सिटीज़ के नाम पे इनकी ब्रांडिंग की गई। और उसके बाद आज भी आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में जो है मॉडर्न थिएटर का चलन है, मॉडर्न थिएटर वहाँ पर दिखाई देते हैं। देन वी विल सी कि जो ट्रेडिशनल थिएटर हैं जिन्हें हम फोक थिएटर मानते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि क्लासिकल एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। मतलब क्लासिकल और फोक कलरिंग दोनों का वो कॉम्बिनेशन होता है, एमालगमेशन होता है। लेकिन इसका एक रीजनल कैरेक्टर होता है, ये रीजन वाइज होता है, अलग अलग एरिया के अलग अलग थिएटर्स होते हैं। इसमें जो सिंथेसिस है वो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप शो करता है कि जो क्लासिकल आर्ट होती है, जो कि एलाइट्स के लिए परफॉर्म की जाती है, जो कि दरबारों में परफॉर्म की जाती है, और जो फोक आर्ट है जो कॉमन मैन के बीच में परफॉर्म की जाती है, दोनों एक दूसरे से कुछ लेते हैं, कुछ देते हैं, और फिर वहाँ से नई आर्ट्स जन्म लेती हैं। ट्रेडिशनल थिएटर्स के अंदर जो सेटअप है वो बहुत फॉर्मल नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे कोई एपिसोड्स नहीं होते हैं। और इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, जितने भी कंटेम्प्रेरी इंसिडेंट्स हैं उनसे वो सब इन्फ्लुएंस होते हैं। और एक और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कल्चर है वो वहाँ पर बहुत अच्छे से निकल के आती है, रीजनल कल्चर। तो आप जब किसी भी एरिया का अगर आप थिएटर देखोगे तो उससे आपकी रीजनल कल्चर आपको वहाँ से उनकी पता चल जाती है। तो दिस इज़ द वे ट्रेडिशनल थिएटर्स इवॉल्व होते हैं। नाउ वी विल सी डिफरेंट ट्रेडिशनल थिएटर्स ऑफ इंडिया। सबसे पहला इसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर का भांड पत्थर। भांड पत्थर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है डांस, म्यूजिक और एक्टिंग का। तो ये इसे हम नृत्य नाटिका के टाइप मान सकते हैं। डांस, म्यूजिक, एक्टिंग सब कुछ होता है। म्यूजिक जो है वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके प्रोवाइड की जाती है, सुरनाई, नगाड़ा, ढोल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जो एक्टर्स होते हैं मेनली, चूँकि फोक है तो एज सच कोई आर्टिस्ट नहीं होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, तो वो फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर सेंसिटिविटी और उनकी समस्याएं, ये सब चीज़ें जो है भांड पत्थर के अंदर ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है।
उसके बाद आता है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का थिएटर है, और जब इंडिया में सिनेमा नहीं था तो नौटंकी जैसे जो नाटक होते हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रचलन था। और इसके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है कानपुर, लखनऊ और हाथरस। ये 3 स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर आज भी नौटंकी जो है वो परफॉर्म की जाती है। और नौटंकी के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उनमें दोहा, चौपाइयाँ, ये सब मशहूर हैं। और पहले ऐसा होता था कि सिर्फ मैन नौटंकी में काम करते थे, आजकल वुमेन भी इनका पूरी तरीके से हिस्सा बन चुकी हैं। रासलीला जो है, रासलीला मेनली यूपी में ही परफॉर्म की जाती है, ये भी मथुरा और वृंदावन साइड में। और रासलीला श्री कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। तो श्री कृष्ण और गोपियों के साथ उनके जो स्टोरीज होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। नंद दास जो हैं इसको लिखते थे रासलीलाओं को, और उनकी स्क्रिप्ट्स के आधार पर रासलीला परफॉर्म की जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ कृष्णा। और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो भागवत पुराण, गीत गोविंद, अलग अलग किताबों से ली जाती है। और फेस्टिवल्स जैसे होली है, जन्माष्टमी है, उन पर जो है रासलीला परफॉर्म की जाती है। देन एक दूसरा नाम आता है स्वांग। स्वांग जो है, स्वांग का मतलब होता है कि अलग अलग रूप बनाना। इसका हिंदी में ऐसा मीनिंग है। स्वांग जो है वो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मालवा, सारे हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में परफॉर्म किया जाता है। और पहले ये जो है ये म्यूज़िक के ऊपर आधारित होता था, म्यूज़िक बजता था और फिर उस पर डांस थिएटर परफॉर्म किया जाता था। आजकल जो है इसमें डायलॉग्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। और जो सॉफ्टनेस ऑफ इमोशंस, एकम्प्लिशमेंट ऑफ रास, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत ही इवॉल्व्ड थिएटर आप स्वांग को मान सकते हैं। इसके अंदर मिमिक्री भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, नकल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो मिमिक्री को बहुत ज़्यादा स्थान मिला हुआ है। डायलॉग ओरिएंटेशन बहुत अच्छा है, मूवमेंट पे अब इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, डायलॉग्स आर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। और 2 तरीके की इसकी स्वांग की स्टाइल फेमस है इंडिया में, एक है रोहतक की और दूसरी है हाथरस की। तो इन दोनों स्टाइल के अंदर लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। रोहतक में जो है हरियाणवी यूज़ की जाती है और हाथरस में ब्रिज भाषा का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट इज़ भावई। भावई जो है वो गुजरात का थिएटर है। भावई बेसिकली कच्छ और काठियावाड़ वाले रीजन के अंदर परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, तबला, फ्लूट, पखावज, रबाब, सारंगी। बेसिकली नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक के अंदर, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। भवई के अंदर डिवोशनल और रोमांटिक दोनों थीम्स यूज़ की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो थीम है वो न सिर्फ डिवोशनल है, उसके अंदर रोमांटिक सेंटिमेंट्स भी है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल थीम्स भी ली गई हैं। और पहले ये नवरात्रियों में परफॉर्म किया जाता था, आजकल फेयर्स में और अलग अलग ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है। माच जो है मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल थिएटर है, और माच एक बहुत ही पुराना थिएटर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। पहले इसमें कविताएं गाई जाती थी और उस पर परफॉर्मेंस होता था, अब इसमें डायलॉग्स भी इन्वॉल्व किए जाते हैं, सॉन्ग्स गाए जाते हैं इसके बीच बीच में। द टर्म फॉर डायलॉग इन दिस फॉर्म इज़ बोल। जो डायलॉग है उनको बोल कहा जाता है, और जो राइम्स हैं उनको वनग कहा जाता है। ये 2 जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें पता होनी चाहिए, वनग और बोल। द ट्यून्स ऑफ दिस थिएटर फॉर्म आर नोन एज रंगत, और जो ट्यून है वो रंगत कहलाती है। तो रंगत के ऊपर अलग अलग तरीके के वनग दिए जाते हैं और उनमें से बोल निकल के आते हैं। माच जो है वो जैसे मैंने बताया बहुत पुराना है। 19th सेंचुरी के अंदर ये होली के अंदर परफॉर्म किया जाता था। अब आजकल बहुत सारे ओकेजन्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है। चूँकि सॉन्ग्स और डांस का बहुत इंपॉर्टेंस है तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो माच से जुड़े हुए होते हैं, माच में इन्वॉल्व होते हैं। जात्रास, जात्रास जो है वो बंगाल का थिएटर है। जात्रा का मतलब होता है ट्रैवल करना। तो जो थिएटर ग्रुप्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। है बेसिकली बंगाल का नेबरिंग स्टेट जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, वहाँ पर जाकर परफॉर्मेंसेस दिए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं भक्त संत हैं भक्ति मूवमेंट के, उनकी रचनाएं कृष्ण यात्रा के रूप में परफॉर्म की जाती हैं। और जब हम कहें कि लव स्टोरीज भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती है तो डिवोशनल थीम भी और प्रैक्टिकल थीम्स भी परफॉर्म की जाती है जात्रास के अंदर। जात्रास में नरेशन का जो रोल है वो खुद एक्टर प्ले करता है, तो एक्टर ही जो है चेंज ऑफ सीन्स को भी डिस्क्राइब करता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब एक थिएटर है भावना, ये असम का थिएटर है। ये रिलीजियस मैसेजेस देता है थिएटर। इसमें सिर्फ डिवोशनल थीम्स ही इन्वॉल्व होती है। इसे अंकिया नट भी कहा जाता है। बंगाल, उड़ीसा, मथुरा, वृंदावन, यहाँ सब जगह भी ये अंकिया नट के नाम से परफॉर्म किए जाता है। और जो नरेटर होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो स्टोरी को स्टार्ट करता है संस्कृत में और फिर संस्कृत के बाद वो ब्रिज बोली और आसामी को यूज़ करते हैं। तो भावना जो है उसमें लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। देन विल सी
तमाशा एक थिएटर है, महाराष्ट्र का थिएटर है तमाशा। तमाशा 16th सेंचुरी में इसका एग्जिस्टेंस माना जाता है और ये इवॉल्व हुआ है फोक फॉर्म से, जिन्हें गोंढाल, जागरण, कीर्तन, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनसे इवॉल्व होकर एक तमाशा नाम का एक थिएटर बनाया गया। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, ढोलकी, मंजीरा, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के सारे ही बेसिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे। तमाशा की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो फीमेल एक्ट्रेस है वो लीड रोल प्ले करती है। जनरली इंडियन थिएटर्स में मेल एक्टर लीड रोल लेता है, यहाँ फीमेल एक्टर जो है वो लीड रोल लेती है और उसको मुर्की कहा जाता है। फुट वर्क जो होता है क्लासिकल म्यूज़िक का, उसका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और गेस्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते हैं इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए। नाउ मुडियट्टू, मुडियट्टू जो है केरला का थिएटर है और ये इसे वृश्चिकम एक मंथ होता है जिसे हम इंग्लिश में नवंबर दिसंबर कहते हैं, ये साउथ इंडिया में वृश्चिकम कहा जाता है। वृश्चिकम के अंदर ये केरला का थिएटर परफॉर्म किया जाता है, काली के मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। तो जो काली और दारिका, ये जो दारिका डेमोन है, इन दोनों के बीच का जो वॉर है वो इस थिएटर के अंदर दिखाया जाता है और काली की जीत दिखाई जाती है असुरों के ऊपर। ये थिएटर मुडियट्टू यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में इन्वॉल्व किया गया था 2010 में, और 2011 की मेंस में भी मुडियट्टू के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिएटर फॉर्म। उसके बाद आता है दशावतार। दशावतार जो है वो कोंकण और गोवा रीजन्स में प्रचलित है। इसके अंदर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को परफॉर्म किया जाता है। मास्क पहने जाते हैं चेहरे पे, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मास्क का यूज़ किया जाता है। वुड और पेपर मैशी के बने हुए मास्क होते हैं। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वमन, पुरुषराम, राम, कृष्ण, बुद्धा एंड कालकी। तो ये सारे अवतार इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। देन यक्षगान थिएटर है कर्नाटका का, जहाँ पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज परफॉर्म की जाती है और ये एक फोक डांस भी माना जाता है क्योंकि एक डांस ड्रामा का फॉर्म है यक्षगान। और इसके अंदर द्रौपदी का स्वयंवर, अभिमन्यु वध, ऐसे अलग अलग एपिसोड्स जो हैं महाभारत और रामायण के, उनको परफॉर्म किया जाता है। कृष्णाट्टम जो है केरला का थिएटर है, कृष्ण भगवान की लाइफ से जुड़ी हुई 8 कहानियाँ इसके अंदर परफॉर्म की जाती है। एक किंग हुआ है इसके अंदर, केरला के अंदर, मानवद ऑफ कालीकट, उस किंग ने इसको पेट्रोनाइज किया था और तब से इसका प्रचलन चल गया। तो ये 8 प्ले कौन कौन से हैं, इनके नाम हमें पता होना चाहिए। और इसके जो एपिसोड्स हैं वो सारे लॉर्ड कृष्णा के ही ऊपर बेस्ड होते हैं और कुछ और इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, चूँकि नाम से ही है कृष्णाट्टम। अदर देन कृष्ण इसमें कोई थीम यूज़ नहीं की जाती है। उसके बाद थिरुकुट्टू एक थिएटर है तमिलनाडु का, ये एक स्ट्रीट प्ले है, मोस्टली परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एनुअल टेम्पल फेस्टिवल ऑफ मरियम्मन। मरियम्मन जो है रेन गॉडेस है तमिलनाडु की, उनके फेस्टिवल होते हैं। उन फेस्टिवल्स के अंदर रिच हार्वेस्ट को लाने के लिए जो भी सारा प्रोसीजर किया जाता है, उसी के अंदर इंटरटेनमेंट के लिए थिरुकुट्टू परफॉर्म किया जाता है और बेसिकली मेल डांसर्स ही इसमें परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर भी 8 कहानियों को साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और ये कहानियाँ द्रौपदी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं। देन करियाला, करियाला जो है ये ड्रामा है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट शिमला, सोलन, सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। दीपावली के टाइम पर इसका प्रचलन है और इसके अंदर ओपन ईयर थिएटर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब स्टेज बनाया जाता है तो एक स्क्वायर एरिना बनाया जाता है, उसको खाड़ा कहते हैं, और खाड़ा के बीच में बोन फायर्स लगाई जाती हैं और फिर उसके आसपास जो है परफॉर्मेंस किया जाता है। इनको बहुत सेक्रेड माना जाता है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, चिमटा, नगाड़ा, करनाल, रानासिंगा, शहंगाई, बांसुरी, ढोलक, ऐसे खंजीरी, फोक इंस्ट्रूमेंट जो हमने देखे हैं, फोक इंस्ट्रूमेंट सारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। फिर ओजापाली, ओजापाली जो है असम का थिएटर है। एक्चुअली ये स्टोरी टेलिंग की आर्ट है ओजापाली, और इसको ड्रामा टेक्निक्स के साथ परफॉर्म किया जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विथ वर्शिप ऑफ मानसा। मानस जो है एक सरपेंट गॉडेस है, सरपेंट गॉडेस की वर्शिपिंग से रिलेटेड प्ले यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं और परफॉर्मर्स जो हैं वो बहुत बहुत दिन तक इसको स्टोरी को नरेट करते रहते हैं। और जनरली स्टोरी 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, देवखंड, बनिया खंड एंड भटियाली खंड। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके बहुत दिनों तक परफॉर्म किया जाता है। एक रूप, एक फॉर्म आज परफॉर्म करेंगे, कल करेंगे, ऐसे। ओजा जिसे कहा जाता है वो मेन नरेटर होता है, सिंगर होता है, और पाली उसके एसोसिएट्स होते हैं। तो पालीज को बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं बोलने होते, मेन रोल जो है वो ओजा को प्ले करना होता है पूरे थिएटर में, इसी को इसे ओजा पाली कहते हैं। असम का थिएटर फॉर्म है। नाउ वी विल सी बुरा कथा।
बुरा कथा को हरी कथा भी कहा जाता है। ये साउथ इंडिया की तीनों स्टेट में बहुत प्रचलित है। एक स्टोरी टेलिंग की आर्ट है ये भी, ये दोनों, मतलब अभी हमने देखी ओजापाली स्टोरी टेलिंग आर्ट है, ये भी स्टोरी टेलिंग आर्ट है। तो जो टर्म है बुरा, ये तंबूरा के लिए यूज किया जाता है। तंबूरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाई दे रहा है आपको इस फोटो के अंदर, तंबूरा यूज किया जाता है। और कथा जो है वो कहानी तंबूरा का यूज करके कही जाती है। उसमें डांस, ड्रामा, सॉन्ग, पोयम, जोक्स, हर चीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो बुरा कथा परफॉर्म करते हैं उन्हें बुद्ध गन जांगलू कहा जाता है, ये टर्म है उनके लिए यूज की जाती है। और हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज प्लस सोशल प्रॉब्लम्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट इस थिएटर के अंदर होता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में बुरा कथा का बहुत रोल रहा है, लोगों के अंदर जागृति लाने के लिए। इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर इसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज किया गया था। तो दिस इज द एंड ऑफ ऑल द थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। होप यू लाइक दिस लेक्चर। Thanks for watching this lecture series and please keep on commenting. Thank you.